हमारे स्कूल्स में हमारी क्लास में पढ़ने वाला हर बच्चा वो मेरा बच्चा है। हर बच्चा अमानत है। हर बच्चे के बारे में हमें कल को अल्लाह के यहाँ जवाब देना है। अब जिस तरह से घर में बच्चे रहते हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, बच्चा कभी शरारत भी करता है, कभी मस्तियां भी करता है, कभी शोर हंगामा भी करता है, तो हम कभी डांटते हैं, कभी प्यार करते हैं, कभी मोहब्बत से उसको समझाते हैं, लेकिन उस डांट में भी शफकत और मोहब्बत शामिल रहती है। तो यही चीज एक टीचर को अपने तमाम स्टूडेंट के साथ में करनी है। अगर किसी भी उस्ताद के जहन में ये डिफरेंशिएट होता है, ये तफरीक आती है कि ये बच्चा ऐसा, ये बच्चा ऐसा, ये सामने बैठने वाला, ये एवरेज स्टूडेंट, ये स्मार्ट, ये बिलो एवरेज है, और उनके साथ बात करने में, बिहेव करने में, रवैये में, सलूक करने में अगर कुछ इख्तिलाफ होता है, यानी कोई फर्क आता है हमारे अपने जज्बात के दीवार से, एहसास के दीवार से, सोचने के अंदाज के दीवार से, तो वो है कि हम उसके साथ में खयानत कर रहे हैं। हमारे नजदीक हर बच्चा वो हमारा बच्चा है, अपना बच्चा है। ये पहला पॉइंट ख्याल रखना है। दूसरे, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुख्तसरन अंदाज में बात करते हैं, बाकी इंशाल्लाह हज़रत वाला का खिताब होगा कि इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी दीगर सिफात का जिक्र नहीं किया। अल खालिक नहीं कहा, रज़्ज़ाक़ नहीं कहा, अल मालिक नहीं कहा, रब्बुल आलमीन नहीं कहा। यह दीगर जो अल्लाह की सिफात है, अल्लाह के नाम है, अल्लाह ने उसका जिक्र नहीं किया। पहली वही पहला जो लफ्ज़ है अल्लाह ताला ने कहा, पहली वही ने, बल्कि ये इस आयत के अंदर अल्लाह ने कहा अर्रहमान। यानी इसकी रोशनी में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तालीम के लिए जो बुनियादी सिफत है वो रहीमियत की हो, रहमान की हो, मेहरबानी की हो, लुत्फ की। इसलिए यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान। तो एक टीचर के अंदर बुनियादी तौर पर सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो कि उसके अंदर नरमी का, मोहब्बत का, शफकत का मात्रा रहे, वो जज्बा रहे, तब जाकर के वो टीचर एक कामयाब टीचर बन सकता है। और फिर दूसरी यह है कि देखिए, ये इससे पहले भी शायद हमने हो सकता है कहा हो कि हमेशा हर सेशन में हम कहते हैं कि ये जो टीचिंग प्रोफेशन है ये एक नोबल प्रोफेशन है। ये अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बाई चॉइस यहां पर आए हैं या बाई चांस यहां पर आए हैं, कोई कहेंगे नहीं मैंने जो है बाकायदा बाई चॉइस मैं यहां पर आया हूं या आई हूं, या फिर कोई कह सकते हैं कि बाई चांस यहां पर आया हूं। अलग अलग मुख्तलिफ इसके जवाब हो सकते हैं। हो सकता है किसी ने बाकायदा नियत की हो कि मुझे पढ़ाना है, इस जो है ना तदरीस के पेशे से वाबस्ता होना है, इसलिए उन्होंने इसको इख्तियार किया है। ऐसा भी हो सकता है जिसका पहले से प्लान था, प्रोग्राम था, या उनका एक विजन था, उनका एक ड्रीम था, टीचर बनना है या इस फील्ड को लेना है। हो सकता है कि बाकी लोग इसमें ऐसे भी हों कि जिनके पास जो है ना घर में कुछ हालात आए, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, या और उनको ऐसा शौक हुआ कि कुछ काम करना है तो उनको लगा कि यही बेहतर है दूसरे काम के मुकाबले में, ऐसे ही ज्वाइन हुए हों। बहरहाल इसके मुख्तलिफ असबाब और रीजन हो सकते हैं, लेकिन इससे बढ़कर मैं आपसे कहता हूं कि अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब, कि ये टीचिंग ये इतना एक नोबल प्रोफेशन है कि इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला अफराद को सेलेक्ट करता है, मुंतखब करता है, चुनता है, उसका इत्तिबा फरमाता है। तो ये न हम खुद यहाँ पर आए हैं, न हमें जबरदस्ती लाया गया है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हम भेजे गए हैं। हम चूजन है, हमको चूज किया गया है अल्लाह की तरफ से। इसलिए कि ये टीचिंग ये ऐसा नोबल प्रोफेशन है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी
अपने बारे में कहा कि मुझे भी एक मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। इससे बढ़कर हमारे लिए क्या एजाज की बात हो सकती है कि उसी प्रोफेशन से हम लोग जुड़े हुए। लेकिन देखिए, एक है प्रोफेशन, दूसरे है पैशन और तीसरे है सेटिस्फैक्शन, और इन तीनों का आपस में है कनेक्शन। If you have a passion with your profession, then you will get a satisfaction in your life. देखिए, पैशन कहते हैं जुनून को, पागलपने। जब तक किसी काम को लेकर आपके अंदर वो जुनून और पागलपना नहीं होगा, तब तक फिर उस काम में वो निखार, वो खूबसूरती, वो नतीजा और रिजल्ट नहीं आ सकता। इसीलिए जिस प्रोफेशन को आपने सेलेक्ट किया, उसको लेकर के अगर आपके अंदर में वो पैशन नहीं है, तो याद रखना ये टाइम पास होगा, लेकिन इससे जो आउटकम आना चाहिए लाइफ के अंदर, जो सेटिस्फैक्शन, जो रिलैक्शन आपको मिलना चाहिए, वो फिर हरगिज आपको हासिल नहीं हो सकता। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल से समझाऊंगा कि if you don't have a passion with your profession, then will create a pressure. Pressure will create tension, and tension will enter you in the depression. After the depression, the chapter is closed. Tata fish. अब मिसाल के तौर पर देखिए, आप यहां पर आए, इतनी धूप है, धूप में आप लोग बैठे हुए हैं, इतनी देर आपको सुनना है। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्टीज, बोलना आसान है सुनने के मुकाबले में। ये सुनना, ये भी एक फन है। हर आदमी के अंदर सुनने की सलाहियत नहीं होती। आदमी घंटों बोल सकता है, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे भी बोल सकता है, लेकिन सुनना उतना आसान नहीं। जब तक आपके अंदर उसको लेकर के वो पैशन नहीं रहेगा, तब तक आप सुन भी नहीं सकते, वरना फिर सुन सुन के आप भी पूरे सुन हो जाएंगे। तो देखिए, तो पैशन और प्रोफेशन को मैं आपको समझाता हूं। ये हमारी टीचिंग लाइफ का, इसमें पूरी आपको समरी नजर आएगी, पूरा खुलासा आपको मिल जाएगा। अगर मैनेजमेंट की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से या सुपरवाइजर की तरफ से स्कूल की रूटीन आपको मालूम है, हर हफ्ते कोई ना कोई नया फॉर्मेट आता है। कभी स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से आता है, कभी गवर्नमेंट की तरफ से आता है। अभी देखिए, जैसे अभी गुज़िश्ता महीने एलए भी आया, अलग अलग बीओ की तरफ से भी आते रहता है, और फिर अलग से सुपरवाइजर की तरफ से रहता है। देखिए, ये काम करो, फला काम करो, फला काम करो, फला काम करो, फला काम करो। दिन में 7 पीरियड हैं, 1 या 2 पीरियड ऑफ रहते हैं। उसमें जो है ना, नोट्स करेक्शन करना रहता है, लेसन प्लानिंग करना रहता है, डीएलएम को प्रिपरेशन करना रहता है, डेली डायरी का फिर उसमें रहता है। अलग अलग उसमें बहुत सारी प्लानिंग और स्ट्रेटेजीज को हमें उसके एतबार से प्रिपेयर होना पड़ता है। और फिर उसी दरमियान में और कोई 2-3 नया काम आता है मैनेजमेंट की तरफ से, तो आपका जो है ना दिमाग गुम हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है। और फिर अगर वाकई में आपके अंदर पैशन रहेगा, तो फिर उस काम को आप स्मूथली अंजाम देंगे। 2 काम के बजाय 4 काम भी अगर आप पर आएगा, तो आप ये समझेंगे ये तो मुझे करना है, ये मेरे लिए भी जरूरी है, बच्चों के एतबार से भी जरूरी है, और स्कूल के रूल्स के एतबार से भी जरूरी है। तो आप उसको क्या करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। ये एक अलग टॉपिक है, टाइम मैनेजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। कैसे उसको करना है, आप उसको मैनेज करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे, बाकायदा तौर पर उसकी मंसूबाबंदी करेंगे। आप घबराएंगे, आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे, आप इसको स्मूथली लेकर के जाएंगे। ये कब होगा, जब आपके अंदर पैशन रहेगा। अगर पैशन नहीं होगा, तो यही काम आपके लिए क्या है, पहले तो आपको इरिटेट करेगा और एक ऐसा प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, आप घबरा जाएंगे।
अरे क्या करे, कुछ आपके समझ में नहीं आएगा। आप कहेंगे टाइम तो हमारे पास 1 पीरियड है, काम 5 पीरियड का है, क्या करे, ये करे वो करे, कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा, जिसकी वजह से आप टेंशन में मुब्तला हो जाएंगे। और फिर यही टेंशन आपको क्या करेगा, ऐसे डिप्रेशन की खाई में जो है ना आपको धकेल देगा कि जिसके बाद फिर आपका दिमाग वहां पर काम करना बंद हो जाएगा। फिर पता नहीं आप किसी दूसरी चीज का शिकार हो सकते हैं। देखिए, इसको समझने के लिए और एक आसान सी मिसाल, अगर आप में से किसी दोस्तों ने मिल करके कोई पार्टी को अरेंज किया, या फ्रेंड्स ने मिल करके, सहेलियों ने मिल करके कहीं पर कोई प्रोग्राम रखा है, रात में ईशा बाद वो प्रोग्राम है 9:30-10 बजे, और समझो जो हालात उसमें रुकावट डालने के लिए हो सकती है वो पूरे हैं। मिसाल के तौर पर समझो, जब आपको उस पार्टी में जाना है, बिजली चली गई, बारिश शुरू हो गई, सख्त सर्दी है, और फिर जो है ना ये कड़क है, बिजली जो है ना चमक रही है, और फिर कीचड़ है, रास्ता खराब है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास जो है ना फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन आपके दिल में क्या है, मुझे वहां पर जाना, उस पार्टी को लेकर चूंकि आपके अंदर में पैशन है। ऐसे 20 रुकावटें होने के बावजूद भी आप हत्तल इम्कान अपना 100% लगा देंगे, किसी न किसी तरह से मुझे वहां पर पहुंचना। उसके लिए चाहे आपको कोई भी सोर्सेस, कोई भी वसाइल आपको इस्तेमाल करने की नौबत, उसके माइक्रो डिटेल्स में जाए बगैर आप सब कुछ इसके लिए मेहनत करेंगे, कोशिशें करेंगे, लाख रुकावटें होने के बावजूद भी आप अपने आप को तकलीफ और परेशानी में डालकर वहां पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहां पर आप पहुंचेंगे, हजारों तकलीफों और मशक्कतों को बर्दाश्त करने के बावजूद भी आपके नजदीक वो मशक्कत नहीं रहेगी, आपके लिए उसको झेलना आसान हो जाएगा। उस पार्टी को पहुंचना आपका मकसद है, तो उस तक पहुंचने के लिए जितनी भी रुकावटें आएंगी आपके लिए वो तमाम चीजों को बर्दाश्त करना आसान है। आप उसको इतना लाइट लेंगे कि तसव्वुर भी नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि उसको लेकर के आपके अंदर में पैशन है। हालांकि उस वहां पर न जाने के लिए हजारों बहाने आपके पास मौजूद है, और वाकई में रीजन और असबाब भी हैं, लेकिन उससे बढ़कर वहां पर जाने का जो जज्बा है वो इन तमाम ऐसे लंगड़े लूले बहानों पर क्या है, वो बाहरी है। इसको कहते हैं पैशन। यही चीज अगर आपके प्रोफेशन के अंदर में आ जाएगी तो इस दरमियान में जितनी भी रुकावटें आएंगी, चाहे वो स्टूडेंट के रिगार्डिंग हो, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग हो, या आपके ओवरलोड के रिगार्डिंग में हो, तो उन सब को लेकर जाना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको अपने मकसद तक रीच करने से आपको रोक नहीं सकती। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे अंदर अपने प्रोफेशन के साथ में पैशन है या नहीं। अगर नहीं है तो ऐसे रूटीन आप काम करेंगे ड्यूटी की तरह से, आप टाइम पर आएंगे, टाइम पर चले जाएंगे, आपको क्या सैलरी मिल रही है, लेकिन लाइफ में याद रखना, कसम खुदा की, जो सेटिस्फैक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, जो सुकून, जिंदगी का जो मजा और जो आउटकम आपकी मेहनतों का आपको मिलना चाहिए, वो हरगिज आपको नहीं मिल सकता। और आप स्टूडेंट से उस आउटकम को एक्सपेक्ट करना भी ये हमारे लिए हिमाकत और बेवकूफी। तो ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जब तक हमें ये मालूम नहीं रहेगा कि जो हमारा स्टूडेंट्स है, क्लास के अंदर 25 बच्चे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है, हर बच्चे के साथ में आपको ट्रीट कैसे करना है, जब ये फन आपके साथ में नहीं रहेगा तो आप एक इफेक्टिव और सक्सेसफुल टीचर नहीं बन सकते। देखिए, टीचर का एक जुमला स्टूडेंट की लाइफ को लम्हे में बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, ये हमारे हाथ में। और अगर खुदा न खास्ता हमारे किसी जुमले से किसी स्टूडेंट की लाइफ बिगड़ती है तो कल को अल्लाह के यहाँ
हम जिम्मेदार हैं, हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम उसकी जवाब दे रहे हैं। अभी गुज़िश्ता महीने एक जगह पर सोशल मीडिया में एक इंटरव्यू आया था। उस बच्चे से पूछा गया, मुल्क का मशहूर एक बहुत बड़ा साइंसदान बन गया दूसरे मुल्क का, बहुत उसका तफसीली इंटरव्यू है, उसका एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर कोट करता हूँ। उससे पूछा गया कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, और आपके जो है ना प्राइमरी स्कूल के बारे में जब हमने उसकी तफसीलात जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि आप एवरेज नहीं बल्कि बिलो एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन आज इस मकाम पर हैं। तो वहां से लेकर यहाँ तक के सफर का राज क्या? तो उन्होंने 2 जुमले में इसका आंसर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अपने दर्जे में बड़ा शरारती था, पढ़ने का मेरे अंदर में बिल्कुल भी शौक नहीं था, एहसास भी नहीं था, वालिदैन भी समझाते थे, असातिज़ा पे डांटते थे, डपटते थे, हमेशा कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि जिसमें मुझे उस्ताद की डांट न पड़ती हो, मेरी शरारत पर, मेरी मस्तियों पर, मेरे हंगामों पर और मेरे होमवर्क न करने पर। होमवर्क कभी करता नहीं था, क्लास में कभी उस्ताद की बात को सुनता नहीं था, जिसकी वजह से हमेशा उस्ताद की डांट मुझे पड़ती थी। मैं हमेशा उस्ताद की डांट और मलामत का शिकार होता था। लेकिन एक मर्तबा एक मेरे स्कूल के अंदर एक नई टीचर आए और उन्होंने आते ही 3-4 दिन के अंदर में मेरे रवैयों को देखा और उन्होंने मुझे ब्रेक टाइम में अपने ऑफिस में बुला करके मुझसे बात की और मुझसे ये कहा कि देखो, तुम बहुत ज़हीन हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी चीजें करने की सलाहियत है, स्किल्स है, एबिलिटी है और मुझे तुम पर भरोसा है। आई बिलीव इन यू, इन यूर एबिलिटीज एंड स्किल्स। बस उस्ताद का वही जुमला मेरे दिल को टच कर गया। फिर उसके बाद से आज तक मैंने कभी जिंदगी में पीछे मुड़ करके नहीं देखा। यही राज है कि उस्ताद का एक जुमला कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं और मुझे आप पर एतमाद है, भरोसा है। उन्होंने जो मुझे एतमाद दिलाया, उसके बाद फिर मैंने जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू किया, तो मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उसके बरखिलाफ भी ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं कि जिसमें एक अच्छे स्मार्ट, इंटेलिजेंट और ज़हीन बच्चे उस्ताद के एक जुमले और सेंटेंस की वजह से उनकी जिंदगियां बिगड़ गई और उन्होंने उस रास्ते को तर्क कर दिया। ऐसे भी तो इसीलिए जो भी बच्चा हमारे पास आता है कि देखिए, हर क्लास में 3 टाइप के स्टूडेंट रहते हैं। आपने भी सुना है, 12 अलग अलग स्कूलों में उसको अलग अलग नाम से याद किया जाता है या उनके ग्रुप बनाए जाते हैं। एक स्मार्ट, दूसरे एवरेज और तीसरे बिलो एवरेज। कामयाब टीचर की अलामत यह है कि उसके क्लास में हर बच्चे के लिए हिस्सा रहे। अगर आप इतना हाईली पढ़ाएं, उस मेयार पर पढ़ाएं कि आपका ज़हीन तरीन बच्चा तो आपकी बात को समझ रहा है और आपसे उसको बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन बाकी 2 ग्रुप के बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है, तो गोया कि आप उनके साथ में खयानत कर रहे हैं, उन पर जुल्म कर रहे हैं। अगर वो बच्चा आपके परेड में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो उस बच्चे की क्या खामी है, उसकी क्या कोताही है। और अगर आप उसके मुकाबिल, उसके अपोजिट इतना नीचे जो है ना उतर करके पढ़ाएं कि एक जो बिलो एवरेज बच्चा है उसको आप टारगेट करके पढ़ा रहे हैं, तो जो आपकी क्लास में 25 बच्चों में 6 से 7 जो स्मार्ट बच्चे हैं वो बोर हो जाएंगे। तो एक टीचर का कमाल ये है कि ऐसे बैलेंस को मेंटेन करना है कि हमारे क्लास में हर बच्चे के लिए कुछ न कुछ हिस्सा रहे। हर बच्चे के दिमाग से हमें लेसन प्लान को डिजाइन करना है ताकि कोई बच्चा हमारी क्लास में इंटरेस्ट दिए बगैर न रहे। अब उसी के लिए लेसन प्लानिंग है, जो फाइज फ्रेमवर्क है। शायद इससे पहले तकरीबन 2 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने वो बोर्ड पर उसकी पूरी तफसीलात समझाए थे, जिसको हम लोग कहते हैं एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलॉबरेट, इवॉल्वेट। तो 5 फ्रेमवर्क जिसको हम लोग बोलते हैं, यही
पूरी टीचिंग जो हमारी स्ट्रेटजीज रहती है इसका पूरा खुलासा इसी में आ जाता है। बस मुख्तसर अंदाज में इसी को समझा करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि देखिए कि सबसे पहले जब हम क्लासरूम में जाएं, देखिए बच्चे बच्चे हैं और आज के ज़माने के एतबार से सोशल मीडिया ने तो सबके दिमागों को इतना मुतासर कर दिया है कि वो फिजिकली तो एक जगह पर रहते हैं लेकिन मेंटली दूसरी जगह पर रहते हैं। अब ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हमारे चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। तो एक टीचर का कमाल यह है कि जब वो क्लासरूम में एंटर हो जाए तो मेंटली तमाम स्टूडेंट को अपने साथ में कनेक्ट करे, टच करे। उसके बगैर अगर आप पढ़ाते हैं तो इसका मतलब यह है कि ट्रेन के जो है ना, जो सामने वाला डब्बा है वो आगे है, बाकी डब्बे पूरे पीछे हैं। ये अलग होगा या अलग होगा, फिर बाद में क्या हो जाएगा, पटरी पर से उधर जाएंगे, हादसे का शिकार हो जाएंगे। तो सबसे पहले जब हम क्लासरूम में एंटर हो जाए तो कुछ कहानी, कुछ लतीफा, कुछ जो है ना पजल, कुछ रिडल या ऐसी कोई चीज कहें कि जाते ही जो है ना पूरे बच्चे आपसे अट्रैक्ट हो जाए। क्लास में जाकर के ये कहना हेलो, पिन ड्रॉप साइलेंस, कीप साइलेंट, खामोश रहो, चीखो मत, चिल्लाओ मत, ये एकदम भोंडा और एकदम आउट ऑफ डेट सिस्टम है। ये इसी से एक टीचर की नाकामी का जो है ना ज़ुहूर होता है। अगर आपको क्लासरूम में जाने के बाद ये कहने की जरूरत पड़ती है खामोश रहो, अपनी जगह पर बैठे रहो, ये हो गया जमाना। ये चीख और चिल्लाओ, ये चीखना, पुकारना, ये चिल्लाना, ये सब जो है ना चला गया है सब। आज के बच्चे जो है ना इस रवैये को कबूल नहीं करेंगे। जो न्यू जनरेशन है ये हरगिज़ आपकी रवैये को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये सही भी नहीं। आप क्लासरूम में जाने के बाद अगर बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, करेंगे, ये उनका नेचर है। लेकिन आप ऐसी कोई एक्टिविटीज के जरिए से अपने क्लास को स्टार्ट करें कि उसके जरिए से आपको मुंह से कहे बगैर खुद ब खुद बच्चे वो आपसे अट्रैक्ट हो जाए और उनका पूरा आई कंसंट्रेशन वो आपकी तरफ आ जाए और वो खामोश हो जाए, वो आपके साथ उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए। तो उसके लिए हमें प्लानिंग करके जाना पड़ेगा कि हमें वहां पर क्या करना है। पहले से हमारे जहन में खाका रहना चाहिए। आज के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम ये समझते हैं अरे यार पढ़ाना तो केजी में है ना, ABCD पढ़ाना है, अलिफ्बा पढ़ाना है, 1 2 3 पढ़ाना है, 2 1 2 पढ़ाना है, उसके लिए क्या प्लानिंग नहीं। अगर आप प्लानिंग के बगैर जाते हैं तो ये भी क्या है, आप स्कूल के साथ, बच्चों के साथ और मैं उससे आगे बढ़कर कहता हूं आप अपने साथ भी, अपने आप के साथ भी आप खयानत कर रहे हैं। क्यों? देखिए फॉर एग्जाम्पल 9:30 को आपका परेड शुरू हो गया, अगर प्लानिंग नहीं रहेगी, याद रखिए इसी को टाइम मैनेजमेंट बोलते हैं, अगर प्लानिंग नहीं रहेगी तो आप बेल होने के बाद में आप सोचेंगे ओहो अभी ग्रेड 2 में मेरा पीरियड है। अच्छा, उठने के आपके अंदाज के अंदर ही जो है ना वो सुस्ती रहेगी, खुद ब खुद 2 से 5 मिनट आपके वहां पर जा जाए। क्यों? आपको नहीं मालूम है कि वहां पर जाकर क्या करना है। आप उठते हुए सोच रहे हैं, पहले सुस्ती निकाल रहे हैं, अपने हाथों को इधर उधर हिला रहे हैं, फिर अपने दिमाग को अब आप हरकत में दे रहे हैं। ग्रेड 2 इंग्लिश में, अच्छा कौन सा लेसन पढ़ाना है, अच्छा ये लेसन है, उस लेसन में क्या है, वो सोचते हुए आप जा रहे हैं। तो ऑटोमेटिक आपके चलने की रफ्तार में क्या है, आपके चलने की रफ्तार में वो सुस्ती आ जाती है, खुद ब खुद देर हो जाती है। वो चलने की रफ्तार में वो तेजी नहीं रहती, वो बजलपन और वो आहिस्तापन खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है, जिसका नतीजा यह है कि ऑफिस से क्लासरूम में आप 2 मिनट में पहुंचने के बजाय पहुंचते पहुंचते आपको कितने 5 से 6 मिनट लगेंगे। तो 6 मिनट आपके यहाँ पर जाया हो गए। फॉर एग्जाम्पल 35 मिनट का पीरियड है तो यहाँ पर आपके 5 मिनट से 6 मिनट जाया हो गए। और फिर क्लासरूम में गए, क्लासरूम में जाने के बाद फिर वही करेंगे। क्या करना है, आपके दिमाग में खाका नहीं है, प्लानिंग नहीं है, जाकर के आप बैठ जाएंगे, पहले बच्चों को आप खामोश कराएंगे, 2 से 3 मिनट इसमें जाया हो गए। फिर उसके बाद में जो है ना आप किताब को खोलेंगे, किताब को खोलकर पहले आप वहां पर देखेंगे 3 से 4 मिनट। ये प्रैक्टिकली देखिए, आप खुद आप हर एक जो है ना, ये हम यहाँ पर मुज़ाकरे के लिए बैठे हैं, प्रैक्टिकल हम अपने बारे में कह रहे हैं, हर एक आदमी इसको अपने ऊपर लेकर के, तो जब मैं कह रहा हूँ तो सबसे पहले इसका जो है ना मोहताज मैं ही हूँ। तो जो है ना हम किताब खोल करके देखेंगे, अच्छा ये लेसन है, इसको क्या
पढ़ाएंगे, कैसे क्लास में जाकर के वो बुक खोल करके देख रहा है, सोच रहा है क्या करना है, कैसे करना है, अच्छा एक्सप्लेन करना है, या उसके जो है ना नोट्स को लिखाना है, या उसके एक्सरसाइज को सॉल्व कराना है। 5 से 6 मिनट तो यहाँ पर चले गए, वो 6-7 मिनट, ये 6-7 मिनट, 15 मिनट तो यहाँ पर चले गए। फिर आप किताब लेकर के पढ़ाएंगे तो ये वन वे मेथड में आप पढ़ाएंगे। जो इफेक्टिव होना चाहिए वो लेसन आपका इतना इफेक्टिव नहीं होगा। आप पढ़ाएंगे, आपकी प्लानिंग नहीं रहेगी, 4 बच्चे सुनेंगे, 4 बच्चे बातें करेंगे, 4 बच्चे अपनी दुनिया में मस्त रहेंगे, 4 सुनेंगे, 2 के समझ में जाएगा, एक जो है ना फिर उसमें हो सकता है क्वेश्चन करेगा, और एक फिर उसको भूल भी जाएगा, कुछ भी नहीं। क्यों? प्लानिंग नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। किसी न किसी तरह से 25 से 30 मिनट आपके क्या हो जाएंगे, वहीं पर खत्म हो जाएंगे, आपको मालूम भी नहीं रहेगा, लेकिन वहां पर 2-4 मिनट का भी आपको उनको हासिल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी चीज को प्लानिंग के साथ में लेकर के जाएंगे, आप क्लासरूम में जाने से पहले आपके दिमाग में पूरा खाका रहेगा, आज मुझे क्या एक्टिविटीज करनी है, किस एक्टिविटीज में कौन कौन से बच्चे को इन्वॉल्व कराना है, लेसन को कैसे करना है, किसके लिए, एंगेज के लिए कितना टाइम देना है, एक्सप्लेन के लिए कितना टाइम देना है, एक्सप्लोर के लिए कितना टाइम देना है, और फिर जो है ना इलैबोरेट के लिए कितना टाइम देना है, इवैल्यूएट के लिए कितना टाइम देना है। ये पूरा अगर आपके जहन में रहेगा, रिटर्न में रहेगा, तो फिर जो है ना 1 घंटे का काम भी आप आधे घंटे में कर सकते हैं। आज हमारे टीचरों की शिकायत रहती है कि हमारा पोर्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, हम जो है ना एक्टिविटीज को क्लासरूम में कर नहीं पा रहे हैं, रोल प्ले नहीं कर पा रहे हैं, जो इनोवेटिव मेथड है हम उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? हमारे पास वो प्लानिंग नहीं है। अगर प्लानिंग करके जाएंगे तो 20 मिनट का काम भी हम 5 मिनट में कर सकते हैं। प्लानिंग के बगैर जाएंगे तो 2 मिनट के काम के लिए हमको 20 मिनट लगेगा, और हमें खुद मालूम नहीं रहेगा कि किस काम के लिए कितना वक्त देना है। तो कभी एक चीज के लिए ज्यादा वक्त रहेगा तो दूसरी चीजों के लिए जो है ना वक्त कम हो जाएगा। इसका नतीजा होगा कि बैलेंस जो है ना वो मेंटेन नहीं होगा। तो जिस तरह से एक क्लासरूम के तमाम स्टूडेंट को फायदा होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्लासरूम में जाने के बाद में या तो बोर्ड पर कोई चीज लिख दो, या तो उनको कोई पहेली बना दो, या कोई कहानी, या कोई लतीफा, या कोई एग्जाम्पल। आप इस तरह की चीजों को करेंगे ना तो खुद ब खुद बच्चों का पूरा अट्रैक्शन आपकी तरफ आ जाएगा। आप जाकर कोई सवाल जो है ना, कोई क्वेश्चन बच्चों को ड्रॉप कर दो, आपको बच्चों को खामोश बैठने की बोलेंगे ना बेटे, खुद ब खुद सब अटेंशन हो जाएंगे। क्या कहा है उस्ताद ने, टीचर ने क्या कहा है, सबका दिमाग यहीं पर आ जाएगा। अब जाकर के डायरेक्ट कोई जो है ना स्टोरी शुरू कर दो, सब इतने खामोश होकर के बैठेंगे। कोई दूसरा जो है ना बच्चा भी बात कर रहा है तो बच्चे इसको खामोश खामोश बोल के। तो ये है एंगेज। उसके बाद में जो है ना आता है एक्सप्लोर। आप अपनी बात को बोलने से पहले बच्चे के अंदर कितनी कैपेसिटी है ये हमें जानना है, और उस टॉपिक पर, जिस टॉपिक पर आप बच्चे को लेसन टीच कराने के लिए जा रहे हैं, उस टॉपिक के ऊपर बच्चे के अंदर में कितनी नॉलेज है, उस नॉलेज को पहले बाहर निकालना। क्यों? जो चीज बच्चों को मालूम है वही चीज आप बोलेंगे उतना फायदा नहीं होगा। आप बच्चों से बुलवाएंगे, उनके अंदर में वो क्यूरियोसिटी को क्रिएट कराएंगे, तब जाकर के बच्चा शौक से सुनेगा। देखिए फिल्मों के अंदर, सीरियलों के अंदर, ड्रामों के अंदर, गेमों के अंदर में क्या होता है, एंडिंग में जाकर के ऐसा छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर जो है ना हीरो है, हीरोइन ने जो है ना पहाड़ से जो है ना छलांग लगा दी। अब उसके बाद में क्या हुआ, वो गिर गई या उसको बचा लिया गया, खत्म। नेक्स्ट एपिसोड में अब 10 दिन के बाद भी वो एपिसोड आता है तो 10 दिन आपका दिमाग उसी में रहता है, पकाते हुए, खाते हुए, नमाज पढ़ते हुए। ये है क्या, ये हमारे माइंड के साथ खेलना। इसको कहते हैं क्यूरियोसिटी क्रिएट करना, तजस्सुस पैदा करना। तो किसी भी लेसन को पढ़ाने से पहले जो टॉपिक, जो नॉलेज हम बच्चों को देना चाह रहे हैं, उस ताल्लुक से बच्चों के अंदर में सबसे पहले क्यूरियोसिटी को क्रिएट करना है, ताकि बच्चा उसके सुनने के लिए जो है अलर्ट हो जाए। इसकी बहुत सारी तफसीलात मैं आपको एग्जाम्पल से दे सकता हूँ, लेकिन चूंकि वक्त काफी हो चुका है इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में लेके जा रहा हूँ। तो ये है एक्सप्लोर। फिर उसके बाद में मरहला आता है एक्सप्लेन करने का। एक्सप्लोर के बगैर अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो याद रखना आपके एक्सप्लेन का 80% कोई फायदा नहीं रहेगा। तो ये है एंगेज, उसके बाद में एक्सप्लोर, उसके बाद में एक्सप्लेन। फिर चौथा मरहला आता है इलैबोरेट करना।
कि देखिए आपने पढ़ाया ये जिंदगी के उसूल है, ये है, ऐसा है, न्यूटन का फार्मूला ये है, लेकिन जब तक आप उसको लाइफ के साथ में अटैच नहीं करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं। हमारी जिंदगी के साथ में उसका डायरेक्टली क्या ताल्लुक है, उसके जरिए से बच्चों को पढ़ाना है। फॉर एग्जांपल हमने जो है ना सच के बारे में उनको बता दिया, झूठ के बारे में उनको बता, झूठ नहीं बोलना है। अब उनको जो है ना कोई कहानी क्रिएट करो, इमेजिन कराओ, एग्जाम्पल बताओ, ऐसा आप क्या करेंगे। जब तक लाइफ के साथ में उसका अटैचमेंट नहीं होगा तब तक ज्यादा उसका खातिर का फायदा होने वाला नहीं है। चाहे आप साइंस पढ़ाओ, मैथ्स पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, सोशल पढ़ाओ, उसको जो है ना क्या करो, लाइफ के साथ में जो रियल लाभ है उसको कनेक्ट करो। फिर देखिए बच्चे खुद ब खुद समझ जाएंगे, वो फॉर्मूला भी समझेंगे, चाहे वो साइंस का हो या वो मैथ्स का हो या और दीगर चीजों का। और फिर आखिरी मरहला आता है इवैल्यूएट करना। उसमें दो चीजें आती है, एक असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, एक असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है। इवैल्यूएट आपने पढ़ा लिया तो देखिए 5 मिनट आपके एंगेज के लिए, फॉर एग्जांपल 2 से 4 मिनट आपके एक्सप्लोर करने के लिए, फिर उसके जो है ना 5 से 6 मिनट आपके एक्सप्लेन करने के लिए, फिर 2-3 मिनट इलाबरेट के लिए, फिर आखिर में जो बचता है 5 से 6 मिनट वो क्या इवैल्यूएट करने के लिए। आप एक लेसन 30 मिनट का आपका पीरियड या 40 मिनट का है, आप पढ़ाएं तो जाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या पढ़ाया है, वो बच्चे के समझ में कितना गया है। उसको उसके लिए अलग अलग आता है, एक तो यूनिट टेस्ट रहता है, एक तो जो है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट रहता है, एक असेसमेंट रहता है जिसको हम लोग SA1 बोलते हैं, समेटिव असेसमेंट। तो उसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग अलग होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग अलग होता है। बाद असेसमेंट उसमें ये होते हैं जो उनकी सिखाने के लिए होते हैं, बाद वो होते हैं क्या सीखा है उसको जांचने के लिए होते हैं। तो इवैल्यूएट में ये दोनों चीजें आ जाती हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी और असेसमेंट ऑफ लर्निंग भी, ये दोनों चीजें जरूरी है। तो बहरहाल ये खुलासा है, अगर आप इसको करेंगे तो याद रखना खुद ब खुद आपकी टीचिंग जो है ना वो इफेक्टिव बन जाएगी और यू विल बिकम अ सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव टीचर इन योर लाइफ। और आखिर में खुलासे के तौर पर एक तो हमने कहा कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम यहाँ पर आए नहीं हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें भेजा गया है। वी आर चोजन फॉर दिस नोबल प्रोफेशन। और दूसरी ये है कि एवरी स्टूडेंट इज अमाना, वी आर आंसरेबल टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तीसरे अर्रहमान अल्लमल कुरान, ये रहम का मादा हमारे अंदर में होना चाहिए। और चौथी ये है कि प्लानिंग रहे, प्लानिंग में जो 5 फ्रेमवर्क। और फिर 5वीं है कि हमें जो है ना स्टूडेंट के ताल्लुक से उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो किस जो है ना चीजों को अभी जूझ करके आ रहा है। हर लम्हा हर वक्त जो ना उसका सेम नहीं होता है, होमवर्क करके नहीं आ रहा है तो होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, ये असल जानना है, जिसको हम लोग जो है ना रूट कॉज एनालाइज बोलते हैं, जिसकी तफसील इंशाल्लाह कभी बाद में बोलेंगे। तो ये सब चीजें अगर हमारे सामने रहेगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि हम टीचिंग लाइन के जरिए से, इस प्रोफेशन के जरिए से जो हम नई नस्लों को, न्यू जनरेशन को तैयार कराना चाह रहे हैं, जो उम्मत का मुस्तकबिल है, जो हमारा विजन है, मिशन है कि तालीम बहाना है, ईमान निशाना है, इसके जरिए से हम ईमान की बुनियादों पर हम उनको मजबूत कर सकते हैं। ईमान की मोहब्बत, ईमान की हलावत हम उनके जहनों दिमागों में बिठा सकते हैं। तो ये चीज़ अगर हम सामने रखेंगे इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने मकासद में कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।